हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, टीआईआर के बारे में और साथ में कुछ इसकी एप्लीकेशंस भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं टीआईआर से। तो टीआईआर को आज हम समझेंगे एकदम सिंपलेस्ट वे में, ठीक है। तो देखो हमारे पास यहाँ पर दो मीडियम्स है, एक है हमारा रेयरर मीडियम और एक है हमारा डेंसर मीडियम, ठीक है। रेयरल मीडियम को फर्स्ट मीडियम बोल दिया, डेंसर मीडियम को सेकंड मीडियम हमने बोल दिया। अब हमने क्या किया, डेंसर मीडियम से लाइट रे भेजना शुरू किया रेयरल मीडियम में। तो हमने शुरुआत में एक लाइट रे जो भेजी, इंसिडेंट रे जो रखी वो 90 डिग्री पे भेजी, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 90 डिग्री का बनवाया। तो आपको पता होगा जब भी कोई भी रे परपेंडिकुलर पास करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो उसमें कोई डेविएशन ही नहीं आता। तो इसमें कोई डेविएशन नहीं आया, सीधी चली गई। तो पहली रे कुछ ऐसी गई, फिर हमने क्या किया, दूसरी रे भेजी। दूसरी रे ने कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, दूसरी रे जो है इसने कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया हमारे यहाँ पर, ये आई एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया। अब ये कौन से कौन से मीडियम में जा रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है। तो ये जो इंसिडेंट रे है जानी कैसी चाहिए थी, एक्चुअली ये सीधी जानी चाहिए थी ऐसे। पर जब भी कोई भी रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, वो क्या हो जाती है, नॉर्मल से अवे हो जाती है। तो हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी, झुक जाएगी, मतलब नॉर्मल से दूर चली जाएगी। वो जानी चाहिए थी ऐसे, पर नॉर्मल से और इधर चली जाएगी, तो ऐसे चली जाएगी। तो उस टाइम पे जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी था उससे ज्यादा ही निकल के आ रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब इंसिडेंस इतना है तो रिफ्रैक्शन देखो उससे ज्यादा ही है। अब हमने थर्ड केस लिया। थर्ड केस में क्या किया हमने, एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा बढ़ा दिया। तुम खुद देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले इतना था, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर तुम थोड़ा और बढ़ा दोगे तो उस टाइम पे क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ जाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने क्या किया, अब इसे कुछ ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भेजा। तो उस टाइम पे क्या हुआ हमारा, हमने यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया। अब आपको पता है जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से और दूर चली जाएगी। तो इस केस में क्या हुआ, हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे थी नॉर्मल से इतनी दूर होगी कि वो कहां चली गई, वो इस सरफेस के अलोंग चली गई। किस सरफेस के अलोंग, ये जो सरफेस दिख रहा है, ये जो हमारा इंटरफेस दिख रहा है जिसने रेयर और डेंसर मीडियम को सेपरेट कर रखा है, ये जो मतलब जैसे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो उस टाइम पे जो ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे थी वो इसी सरफेस के अलोंग सीधी पास कर गई। मतलब उस टाइम पे हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था वो 90 डिग्री का बना, ठीक है। ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस टाइम पे आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है रेयर मीडियम के अंदर वो बन रहा है 90 डिग्री का। और यही एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ऐसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है डेंसर मीडियम का, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में मिलती है 90 डिग्री की। समझ में आया क्या, दिस इज अवर क्रिटिकल एंगल। अब ये समझ में आ गया आपको कि क्रिटिकल एंगल जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा और बढ़ाया तो हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो और झुक जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। और वो कैसे हो गई, वो हमारे सरफेस के अलोंग ही चली गई। मतलब उसने कितना एंगल बना दिया, 90 डिग्री का एंगल बनाया नॉर्मल के साथ। मतलब यहाँ पर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो निकल के आया वो 90 डिग्री निकल के आया। अब आप क्या करोगे, अब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी अगर बढ़ा दिया तो क्या होगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा ले लिया तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारी ये रे जो है अब और नीचे आ जाएगी। मतलब वो वापस से डेंसर मीडियम में ही आ जाएगी, वो वापस से क्या हो जाएगी, डेंसर मीडियम में ही आ जाएगी। ये देखो, ये नॉर्मल ड्रॉ करी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दिस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। हमने क्रिटिकल एंगल से बढ़ा लिया तो उस टाइम पे ये रे जो थी वो इसी मतलब अब क्रिटिकल एंगल वाले केस में तो रे ऐसे चली गई रिफ्रैक्टेड वाली। तो जब क्रिटिकल एंगल से बढ़ा लेंगे तो रे और झुक जाएगी। तो रे देखो वापस से डेंसर मीडियम में ही आ गई। इसे ही बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं इसे हम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यहाँ पर ये बात याद रखना, यहाँ पर रिफ्लेक्शन के जितने भी लॉज होते हैं वो भी फॉलो होते हैं। मतलब ये जो एंगल आई है और ये आर एंगल बनेगा वो क्या बनेगा,
इक्वल बनेगा। ठीक है, दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब समझ में आ गया क्या? अब इसकी डेफिनेशन भी समझेंगे, क्रिटिकल एंगल क्या होता है ये भी समझेंगे। बस आपको मेरे को यहाँ पर ये बताना था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। समझ में आया क्या? हमने एंगल बढ़ाते गए इंसिडेंस वाला, और एक केस ऐसा मिला जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था डेंसर मीडियम में, उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो था रेयर मीडियम में वो मिल गया 90 डिग्री। और वही क्रिटिकल एंगल, वही इंसिडेंस एंगल को हमने क्रिटिकल एंगल बोल दिया आईसी। और अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा लिया तो उस केस में हमारी जो ये रे थी वो रे वापस से डेंसर मीडियम में ही आ गई। मतलब दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आया क्या? आप समझते हैं सबसे पहले क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल को हम किससे दिखाते हैं? आईसी से। ठीक, इससे दिखाते हैं आईसी से। क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 डिग्री। समझ में आया क्या? यहां लिख देता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन denser medium for which the angle of refraction in rarer medium is 90 डिग्री। समझ में आया क्या? ये तो हो गया हमारा क्रिटिकल एंगल आईसी। अब क्रिटिकल एंगल हम समझ गए। अब आते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पे, टीआईआर की डेफिनेशन पे। तो टीआईआर की डेफिनेशन समझते हैं हम। टीआईआर में क्या होता है? जब भी कोई भी रे इंसिडेंस होती है किसने? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा के एंगल पे, और कहां से कहां जा रही है? डेंसर से रेयर जा रही है। ये कंडीशन होती है टीआईआर की कि वो रे कहां से कहां जानी चाहिए? डेंसर से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। दूसरा, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। तो टीआईआर में क्या बोलेंगे? व्हेन अ रे is incident at an angle greater than critical angle, greater than critical angle, travels from, कहां से कहां ट्रेवल करेगी? फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम, get reflected back to the denser medium। वो वापस से डेंसर मीडियम में ही आ जाती है। रिफ्लेक्टेड बैक टू द डेंसर मीडियम, इसे ही हम क्या कहते हैं? दिस फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब कोई भी रे इंसिडेंट होती है एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है वापस से डेंसर मीडियम में ही, उसे कहते हैं, इस फिनोमेना को कहते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आया क्या? दिस इज अवर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हो गया हमारा क्रिटिकल एंगल। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। अब हम ये पढ़ेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या है। ठीक है, तो नेसेसरी कंडीशंस पे आते हैं इसकी। ठीक है, इसे नोट डाउन जरूर कर लेना आप। चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। तो आते हैं कंडीशंस फॉर टीआईआर। ठीक है, टीआईआर के लिए क्या कंडीशंस होंगी? सबसे पहली कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। या सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए
कि हमारी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए। कभी भी लाइट रे अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बन रहा है तो TIR कभी पॉसिबल ही नहीं है। मेन कंडीशन ये है कि लाइट रे कहां से कहां जानी होनी चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जानी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। डेंसर से कौन से मीडियम में जानी चाहिए, वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जानी चाहिए, ये जरूरी कंडीशन है पहली। सेकंड कंडीशन, जब भी वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जाए तो उस टाइम पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस is greater than critical angle। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। समझ में आई, ये हमारी दो नेसेसरी कंडीशंस होती हैं TIR के लिए। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल है तो TIR होगा, अगर इन दोनों में से कोई भी एक फुलफिल नहीं हो रही है तो TIR नहीं होता। लाइट रे कहां से कहां ट्रेवल करनी चाहिए, डेंसर टू रेयरर मीडियम। दूसरा उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। समझ में आया क्या, ये तो हमने समझ लिया नेसेसरी कंडीशंस। अब समझते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल दिया, क्रिटिकल एंगल का हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ एक रिलेशनशिप होता है, वो रिलेशनशिप भी निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो यहां देखो लाइट रे कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही थी, डेंसर से रेयरर मीडियम में। ठीक है, हमने डेंसर रेयरर मीडियम को फर्स्ट मीडियम बोला था, डेंसर को सेकंड मीडियम बोला था। ठीक है, अब जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर था, क्रिटिकल एंगल के, तो उस टाइम पे हमारी लाइट रे जो थी उसने अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बनाया था, IC क्या बनाया था, क्रिटिकल एंगल बनाया था, तो उस टाइम पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो था वो क्या मिल रहा था, 90 डिग्री का। क्या मिल रहा था, 90 डिग्री का। इतना देख लिया। अब स्नेल्स लॉ तो आप सबने पढ़ा ही होगा। स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला क्या होगा, अगर लाइट रे इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है, कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में आ रही है, सेकंड से फर्स्ट मीडियम में आ रही है, तो उस टाइम पे स्नेल्स लॉ क्या लगेगा, sin I अपॉन sin R इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका किसके रिस्पेक्ट में देखना है, तो जब भी जिस मीडियम से जिसमें डाली हो, जैसे कि आपकी अभी सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में आ रही है, तो पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना फर्स्ट मीडियम का, फिर लेना सेकंड मीडियम का। समझ रहे हो, जब हमारी लाइट रे कहां से कहां आ रही है, सेकंड से फर्स्ट मीडियम में आ रही है, तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, इधर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना, तो sin I नीचे sin R लिखा, और वो किसके बराबर होगा, न्यू के। अब न्यू किसके रिस्पेक्ट में ले, किसका किसके रिस्पेक्ट में ले, तो जब आपकी जिस मीडियम से जिसमें डाली हो, ठीक है, जैसे सेकंड से फर्स्ट में जा रही है, तो पहले लो फर्स्ट का, और फिर जिससे आ रही थी उसका लो, जिसमें गई है उसका लिखो पहले, किस में गई थी, फर्स्ट मीडियम में गई है, और कहां से आ रही थी, सेकंड से आ रही थी, तो ये लिखेंगे न्यू 1 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकंड। अब आपको ये पता ही होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकंड जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट के बराबर होता है। ये तो रिलेशनशिप पता ही होगा। तो sin I अपॉन sin R किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन न्यू 2 1। ठीक है, ये 2 1 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। अब यहां पर हम अपनी वैल्यूज रखेंगे। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर था, क्रिटिकल एंगल के, तो उस टाइम पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आता था वो कितना डिग्री आ रहा था, 90 डिग्री। यहीं पे तो दिख रहा है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर था, IC के, I को IC के बराबर रखेंगे तो R की वैल्यू तो 90 डिग्री दिख रही है हमें, तो R के 90 रखेंगे, ये वैल्यूज यहां पुट कर दो, तो sin I की जगह IC क्रिटिकल एंगल, ठीक है, नीचे sin R की जगह 90 डिग्री रख दिया, इक्वल टू 1 अपॉन न्यू 2 1। ठीक है, sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा sin IC
अपॉन 1 हो जाएगा, नीचे तो 1 हो गया, ठीक है, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं, इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू टू 1। ये हमारा रिलेशनशिप हो जाएगा किसका, क्रिटिकल एंगल, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का। अब यहां पर एक केस, अगर बाय चांस एक केस बोल रहा हूं, अगर आपका जो रेयरर मीडियम है वो हो जाए बाय चांस एयर, अगर बाय चांस हमारा रेयरर मीडियम जो है वो किसके बराबर, वो एयर हो, अगर हमारा रेयरर मीडियम जो है वो एयर होगा तो हमारा फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 लिया जाएगा, ठीक है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लिया जाएगा। अब मैं वापस से इस फॉर्मूले पे आ रहा हूं, साइन आई सी इज इक्वल टू क्या निकल गया है, 1 अपॉन न्यू टू 1, 1 अपॉन न्यू टू 1। अब ये न्यू टू 1 की वैल्यू क्या होती है, न्यू टू 1 की वैल्यू होती है न्यू टू अपॉन न्यू 1, नीचे रखेंगे न्यू टू, और जो नीचे का ये होती है न्यू टू 1 की वैल्यू न्यू टू अपॉन न्यू 1, ठीक है, न्यू 1 ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा न्यू 1 अपॉन न्यू टू, ठीक है, न्यू 1 अपॉन न्यू टू, किसकी वैल्यू है, साइन आई सी की। अब यहां पर अगर हमारा पहला मीडियम एयर है और सेकंड मीडियम जो है, मतलब फर्स्ट मीडियम रेयरर मीडियम जो है वो एयर है और सेकंड मीडियम डेंसर कुछ भी है, ठीक है, वाटर है, कुछ भी है, ठीक है, तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देते हैं न्यू के बराबर सिंपली, ठीक है। तो उस टाइम पे ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन आई सी इज इक्वल टू न्यू 1 की वैल्यू तो 1 आ जाएगी और न्यू 2 जो है उसे न्यू लिख रहे हैं हम, तो क्या आ जाएगी, साइन आई सी इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू। समझ में आया क्या, मतलब क्रिटिकल साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल का जो साइन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ये आपका रिलेशनशिप आ गया है क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में, ठीक है। तो ये तो सारा हो गया टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है यहाँ पर खत्म। अब आते हैं उसकी कुछ एप्लीकेशंस पे, तो इसकी एप्लीकेशंस भी समझते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ये चीज खत्म, आते हैं आगे। अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर। टीआईआर की क्या एप्लीकेशन होती है, सबसे पहली एप्लीकेशन इसकी है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ठीक है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। डायमंड जो चमकता है वो क्यों चमकता है, वो टीआईआर की वजह से ही चमकता है। अब सुनो कैसे, ठीक है, डायमंड जो होता है, डायमंड का जो मटेरियल है वो मटेरियल का जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही ज्यादा होता है। और अभी हमने पढ़ा था कि साइन आई सी इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू, साइन आई सी इसके बराबर था 1 अपॉन न्यू के, मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही ज्यादा होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल बहुत ही कम होगा। ये समझ में आया क्या, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही ज्यादा उसका क्रिटिकल एंगल बहुत ही कम होगा। अब हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मतलब जो डायमंड होता है, डायमंड जिस मटेरियल का बना होता है उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही ज्यादा होता है, इसी वजह से उसका क्रिटिकल एंगल क्या मिलता है, बहुत ही कम। लगभग जो डायमंड जो मटेरियल होता है उसका जो मतलब डायमंड जिस मटेरियल का बना होता है उसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो लगभग, उसका जो क्रिटिकल एंगल होगा वो लगभग 24.4 डिग्री का होता है, ठीक है, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है किसके लिए, डायमंड के लिए, बहुत ही कम है। इसका मतलब कोई भी लाइट रे अगर डायमंड के अंदर जाएगी तो वो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हर बार क्रिटिकल एंगल से बड़ा ही होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा ही होगा तो क्या होगा, अब लाइट रे पहले तो डेंसर से गई डायमंड के अंदर, सॉरी रेयर एयर से गई डायमंड के अंदर, डायमंड के अंदर गई मतलब डेंसर मीडियम में गई, पहले एयर से गई डेंसर मीडियम में। अब जब वो डेंसर मीडियम में चली गई तो उसके बाद वो वापस एयर में आने की कोशिश करेगी, मतलब डेंसर से रेयरर में आने की कोशिश करेगी, और उस टाइम पे उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, मतलब वहां पर टीआईआर होने लगेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगेगा, मतलब वो लाइट रे अंदर ही अंदर रिपीटेडली टकराती जाएगी और अंदर ही रिफ्लेक्ट करती रहेगी। दूसरा इसका बार बार रिपीटेड टीआईआर होने का रीजन क्या होता है, यहां पर ना रिपीटेड टीआईआर होता है, क्या होता है, रिपीटेड टीआईआर, लगातार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका क्रिटिकल एंगल बहुत ही ज्यादा क्या है, छोटा है, मतलब कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा ही होगा इस केस में, और वो टीआईआर करती रहेगी।
दूसरा रिपीटेड टीआईआर करने का रीजन होता है इसके फेसेस ऐसे कट होते हैं कि हमारी लाइट रे जो होती है वो अंदर ही कलेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? अंदर ही कलेक्ट हो जाती है, लगातार टीआईआर करने लग जाती है और बाहर कुछ ही फेसों से आती है, कुछ फेसेस से ही बाहर आती है और ज्यादातर लाइट अंदर ही कलेक्ट हो जाती है। इसी वजह से हमें डायमंड जो होता है वो चमकता हुआ दिखता है, स्पार्कल करता हुआ दिखता है। समझ में आया क्या? ये पहली एप्लीकेशन थी किसकी? टीआईआर की। आते हैं इसकी सेकंड एप्लीकेशन पे। तो इसकी हमारी जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है मिराज। अब क्या मिराज क्या है? ये मिराज की बात करते हैं। ये हमारा एक होता है ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। क्या होता है? ऑप्टिकल इल्यूजन। और देखा कहां जाता है? सबसे पहले ये होता है हमारा एक ऑप्टिकल इल्यूजन। ठीक है, ये हमारा ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। और देखा कहां जाता है ऑप्टिकल इल्यूजन? ये ज्यादातर डेजर्ट्स में, ठीक है, डेजर्ट्स में या हॉट सरफेसेस जो होते हैं वहां पर देखा जाता है। हॉट एक्सटेंडेड सरफेसेस जो दिखते हैं हमें, हॉट एक्सटेंडेड सरफेसेस। अब हॉट एक्सटेंडेड सरफेसेस और डेजर्ट्स की बात मैं कर रहा हूं। सबसे पहले समझते हैं मिराज क्या होता है। मिराज एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, मतलब ये असलियत में नहीं होता, ये बस हमें दिखता है। अब इसमें क्या होता है, ज्यादातर ये डेजर्ट एरियाज में दिखता है या जहां पर हॉट सरफेसेस होते हैं, जैसे कि कोल टार्ड रोड जो होती है वो गर्म हो जाती है बहुत ज्यादा जब उस पर धूप पड़ती है। तो वहां पर जो भी बंदा चल रहा होता है उसे क्या दिखता है, थोड़े डिस्टेंस आगे एक पॉन्ड दिखता है पानी से भरा हुआ, पर एक्चुअली वो रियल नहीं होता, वो फेक होता है। ठीक है, और उस पानी से भरे हुए पॉन्ड में उसे क्या दिखती है, बाकी के जो अगल बगल में ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं, सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ट्री रखा है, वो ट्री उसमें इन्वर्टेड उल्टा अपीयर होता हुआ दिखता है, उल्टा दिखता है। समझ में आ रहा है क्या? मिराज क्या होता है? ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। ठीक है, ये ऑप्टिकल इल्यूजन हमें कहां दिखता है? डेजर्ट्स में दिख सकता है या हॉट सरफेसेस जैसे कि कोल टार रोड होती है वहां दिख सकता है। अब इसमें होता क्या है, कोई भी बंदा अगर चल रहा होता है उस हॉट एक्सटेंडेड सरफेस पे, तो उसे कुछ दूरी पे क्या दिखता है, एक पानी से भरा हुआ पॉन्ड दिखता है, पर वो रियल नहीं होता, वो फेक होता है। और उसी पॉन्ड में उसे क्या दिखती है, आजू बाजू में जो ऑब्जेक्ट्स रखे होते हैं वो इन्वर्टेड उल्टे दिखते हैं। ये होता है मिराज। अभी तो आपने ये समझा कि मिराज की डेफिनेशन क्या है, पर अब हम ये समझेंगे कि मिराज होता क्यों है, हमें दिख क्यों रहा है, ऑप्टिकल इल्यूजन हो कैसे जा रहा है। तो समझते हैं इसे हम। देखो, ये हमारा एक ट्री है, ठीक है, ये हमारा ट्री है जो कि डेजर्ट एरिया में है, डेजर्ट्स में है हमारा है। ठीक है, नीचे सैंड है। अब जो नीचे सैंड होगी, डेजर्ट में जो नीचे मिट्टी होती है, सैंड होती है, जैसी धूप पड़ेगी तो सैंड क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा गर्म। अब जब नीचे की सैंड गर्म होगी, नीचे का सरफेस, चाहे सरफेस हो या चाहे सैंड हो, कोल टार रोड की भी बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, हॉट एक्सटेंडेड सरफेसेस कैसे भी हो, वो नीचे से गर्म होने लग जाएंगे वो सरफेसेस। अब जैसे ही वो सरफेसेस गर्म होंगे तो उसके ऊपर जो हवा होगी वो भी गर्म होने लग जाएगी। मतलब यहाँ पर होगी हमारी हॉट एयर, यहाँ पर होगी हमारी हॉट एयर। ठीक है, गर्म हवा होगी। पर जैसे हम थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हवा क्या होने लग जाएगी, ठंडी होने लग जाएगी। नीचे वाली हवा ज्यादा गर्म मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वो सरफेस के कांटेक्ट में होगी और सरफेस बहुत ही ज्यादा उस टाइम पे क्या होगा, गर्म होगा। ठीक है, तो ये हॉट एयर होगी। पर ऊपर जो हवा मिलेगी वो कैसी मिलेगी, कोल्ड एयर। ठीक है, ये समझ में आया क्या? पहले ये समझ लिया। अब हॉट एयर और कोल्ड एयर में होता क्या है, हॉट एयर में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दूर दूर होते हैं, इसका मतलब वहां पर ना डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम होती है मतलब हॉट एयर इज अ रेयरर मीडियम। अगर मैं बात करूं यहाँ पर हॉट एयर की, तो हॉट एयर जो होती है वो एक कैसा मीडियम है, रेयरर मीडियम है। और यहीं पे बात करें कोल्ड एयर की, तो जो हमारी कोल्ड एयर होती है उसके मॉलिक्यूल्स पास पास में होते हैं, मतलब वहां पर डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ये होता है हमारा एक डेंसर मीडियम। क्या होता है, डेंसर मीडियम। मतलब जब भी हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हमारी जो डेंसिटी है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब नीचे एक रेयरर मीडियम मिल रहा है और ऊपर जाके वो डेंसर डेंसर होता जा रहा है, ऊपर डेंसर मीडियम मिल रहा है हमें। अब यहाँ पर समझिए, ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स होंगी एयर की। ठीक है, एक ही लेयर नहीं होगी, मल्टीपल लेयर्स है हमारी एयर की। अब उसमें नीचे आते आते
वो जो एयर की लेयर्स है, ठीक है, ऊपर ठंडी है, नीचे आते आते वो एयर की लेयर्स जो है वो गर्म होती जा रही हैं, मतलब नीचे आते आते क्या हो रही है, डेंसिटी घट रही है। अगर बाय चांस ये ट्री से कोई इंसिडेंट लाइट आ रही होगी, ट्री से कोई इंसिडेंट लाइट आ रही होगी, तो कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में आ रही होगी, वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रही होगी, वो कोल्ड एयर से हॉट एयर की तरफ को आ रही होगी। चाहे वो नीचे को आए, नीचे को आएगी तो डेंसिटी घटती जाएगी, क्योंकि नीचे की तरफ को कैसी मिलेगी, गर्म हवा मिलेगी। अब दूसरी बात, जब ये लाइट रे नीचे आ रही है तो आपको खुद दिख रहा है इस वाले पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, पर यहाँ पर आते आते एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, तो ये और नीचे जब जैसे यहाँ पहुंचेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ेगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा, एक केस ऐसा आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, टीआईआर हो जाएगा, क्योंकि टीआईआर की दोनों कंडीशंस यहाँ फुलफिल होगी। एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, दूसरा लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में आ रही है, ठंडी हवा से गर्म हवा की तरफ को आ रही है, तो यहाँ पर क्या पॉसिबल है, टीआईआर पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, टीआईआर। तो टीआईआर होगा तो ये लाइट रे ऐसे चली जाएगी, ठीक है। मैं कोल्ड एयर इधर लिख देता हूं, कोल्ड एयर, ये लाइट रे कुछ ऐसे चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम जो है ऑब्जर्वर जो है वो यहां खड़ा है, ऑब्जर्वर जो है वो यहां खड़ा है, ऑब्जर्वर इसे देख रहा है, तो ऑब्जर्वर की आई क्या ये देखेगी कि लाइट रे कैसे आ रही है, ऑब्जर्वर की आई को क्या ये समझ में आएगा कि लाइट रे यहां से आ रही थी, ऑब्जर्वर की आई तो यही समझेगी कि लाइट रे कहां से आ रही होगी, एकदम ये सीधे कहीं ये सीधे नीचे से आ रही है, ठीक है, ऐसे ये सीधे कहीं ये ऐसे नीचे से आ रही है, कहां से, नीचे से आती हुई दिख रही होगी ये हमें, ठीक है। अब जब ये नीचे से आती हुई दिख रही होगी तो इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट होगा और हमारी आई को इसकी इमेज यहां दिखेगी, मतलब ये ट्री की इमेज यहां दिखने लग जाएगी, हमारी आई को इस ट्री की इमेज कहां दिखने लग जाएगी, नीचे। समझ में आया क्या, ये ट्री है हमारी, ये जो यहाँ पर टीआईआर हुआ, ये इंसिडेंट रेज हमारी ट्री से आ रही है, उसका टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ तो हमारी आई को तो ऐसे लगेगा ना कि ये लाइट रे कहां से आ रही है, वो तो नीचे कहीं से आ रही है, वो स्ट्रेट, हमारी आई को तो ऐसा लगेगा वो स्ट्रेट लाइन कहीं से आ रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन से आ रही होगी। इसका मतलब हमें इसकी इमेज यहां दिखने लग जाएगी, मतलब पेड़ उल्टा दिखने लगेगा। अगर ये पेड़ उल्टा दिखने लगेगा तो हमें लगेगा कि यहाँ पर तो पानी है, क्योंकि पानी जब होता है नीचे तभी तो हमें पेड़ उल्टा दिखता है, तभी इसी को ही कहते हैं मिराज। पर एक्चुअली ये पेड़ की इमेज यहाँ हमें बस दिख रही है, ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर नीचे एक पॉन्ड दिखता है पानी से भरा हुआ, पर एक्चुअली वो वहां पर होता नहीं है, इसे ही कहते हैं मिराज, ऑप्टिकल इल्यूजन, जो कि डेजर्ट्स में या हॉट सरफेसेस में देखा जाता है। समझ में आया क्या, ये था हमारा मिराज, क्लियर। अब आते हैं इसकी दूसरी एप्लीकेशन, दो हो गई हैं, अब तीसरी एप्लीकेशन पे आते हैं, इसको नोट डाउन कर देना आप, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थर्ड एप्लीकेशन है इसकी रिफ्लेक्टिंग, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म होते हैं हमारे, वो इसकी तीसरी एप्लीकेशन है, उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। देखो यार, तीसरी नंबर पे आती है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म होते हैं हमारे कुछ। अब ये टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म होते कैसे हैं, ठीक है, उसे भी समझते हैं। अब ये ना राइट एंगल्ड वाले आइसोसेलेस प्रिज्म होते हैं, मतलब ये कुछ ऐसे दिखते हैं हमें, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म, मतलब इसमें एक एंगल तो 90 डिग्री का है, बाकी ये दो एंगल जो होते हैं वो 45 डिग्री के होते हैं, इन्हें हम कहते हैं टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ऐसे जो प्रिज्म होते हैं जिसमें हमें क्या दिखता है, राइट एंगल दिखता है और साथ में ये दो साइड्स बराबर है, मतलब ये राइट एंगल और आइसोसेलेस प्रिज्म होते हैं, जिसके अंदर एक एंगल 90 और दोनों एंगल जो बच गए वो 45 डिग्री के होते हैं। दे आर नोन एज द टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है इसमें 45 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री,
ऐसे इन्हें एक और नाम बोलते हैं 45 90 45 प्रिज्म बोल सकते हो, या टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म बोल सकते हो, या इसे आप बोल सकते हो राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म। क्यों राइट एंगल बोला गया? क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। और आइसोसेलेस क्यों बोला गया? क्योंकि इसकी ये दो साइड्स क्या होंगी हमारी, अगर मैं इसको साइड्स का नाम दे दूं तो ए बी सी, तो इसमें हमारी ए बी और जो ए सी साइड होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। तो ये राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री भी है और साथ में दो साइड्स बराबर भी हैं। तो ऐसे ही राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म को हम टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म कहते हैं। अब ये तो आपने समझ लिया कि किसे कहते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि इसे टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्यों कहा जा रहा है, तो वो भी सुनिए। अब हमारा जो ये राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म होते हैं, अब इनकी एक खासियत होती है कि इनमें आप इसके कोई से भी सरफेस से कोई भी इंसिडेंट रे अगर परपेंडिकुलर भेजनी है, कंडीशन ये है कि आपको इंसिडेंट रे कैसे भेजनी है, परपेंडिकुलर। अगर आप इंसिडेंट रेज में परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे भेजते हो, कोई से भी फेस से भेजते हो, तो उस टाइम पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बनाती है अंदर जाके, जैसे कि ये 90 डिग्री पे आई, ये इस फेस पे पड़ी 90 डिग्री पे, तो यहाँ पर कोई डेविएशन नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री पे कोई भी रे पड़ती है एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है, तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, तो सीधी सीधी चलेगी। पर जब वो यहाँ पर टकराएगी तो यहाँ पर तो कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है वो बनता है ऑलवेज 45 डिग्री का। याद रखना, यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है वो बनता है ऑलवेज 45 डिग्री का। चाहे मैं इसको कोई से भी फेस से भेजूं, देख लो, चाहे इसको कोई से भी फेस से भेजा जाए, ये मेरा ये वाला फेस है, ठीक है, हाइपोटेन्यूस वाला फेस है, बीसी वाला फेस है, जैसे कि ये ए बी और ये सी है, तो ये हमारा ए पॉइंट, ठीक है, सॉरी इसे मैंने ए बोला हुआ है, यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ठीक है, जैसे ए बी सी दिखा रहा है, ए बी सी है। अब ऐसे ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब इसका एक फेस ए बी से मैंने 90 डिग्री पे भेज दी थी, तो उस टाइम पे आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना मिला, 45 डिग्री का। अब मैं ऐसे ना इसके हाइपोटेन्यूस से भेजता हूँ उस टाइम, और यहाँ पर भी मैं 90 डिग्री पे ही भेजूंगा, ठीक है, 90 डिग्री पे भेजूंगा, तो उस टाइम भी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है यहाँ के, उस टाइम भी वो क्या बनता है, 45 डिग्री का ही बनता है। और कौन सा फेस बचा, एसी फेस बचा, उससे भी दिखा दो आप, उससे भी दिखा दो, सेम बनेगा। एसी फेस से भी आप 90 डिग्री पे कोई इंसिडेंट रे भेज रहे हो यहां से, तो वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ के बनाएगा वो कितना बनाएगा, 45 डिग्री का ही बनाएगा। अब मैं बार बार ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री का ही क्यों बन रहा है, डिग्री का ही बन रहा है, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारा ग्लास होता है, ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है ना आपका, क्रिटिकल एंगल जो ग्लास के लिए होता है आईसी, वो होता है 42 डिग्री। क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास इज 42 डिग्री। ये समझ में आ गया। अब ये तीनों केस देख लो, हमने कोई से भी फेस से 90 डिग्री पे एक इंसिडेंट रे भेजी, तो अंदर जाके उसने हर बार 45 45 और 45 डिग्री बनाया, मतलब हर बार जो हमारा इंसिडेंट एंगल था वो क्रिटिकल एंगल से क्या बना, बड़ा ही बनेगा। याद रखना, ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 42 डिग्री होता है, तो हमारा तीनों ही केस में जो हमारा क्या बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री बना, मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बना, मतलब यहां पर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तभी इन्हें टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म कहते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाते हैं। समझ में आया क्या? यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्योंकि ये जो लाइट रे है ये अब डेंसर से रेयर मीडियम में आने की कोशिश करेगी, दूसरा इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है 45 डिग्री, वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, ऐसे यहाँ पर ऐसे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये समझ में आया कि टोटली इंटरनली ये टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होते हैं। अभी तो बस आपने नाम सुना है, अब इसके ना तीन केस होते हैं, वो तीन केस भी पढ़ेंगे, ठीक है। इनको हम तीन तरीके से यूज करते हैं। एक होता है टू डेविएट अ रे, ठीक है, थोड़ा इस साइड से लिख देते हैं इसे हम, सारा एक साथ आ जाएगा। सबसे पहला इसका एक होता है हमारा टू डेविएट ए रे थ्रू 90 डिग्री,
एक रे को डेविएट कर सकते हैं हम 90 डिग्री से, उसके लिए हम ये प्रिज्म का यूज करते हैं। अगर हमें कोई भी रे को 90 डिग्री से डेविएट कराना है तो हम क्या करेंगे, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म यूज कर देंगे। अब किस तरीके से यूज करेंगे वो सुनो। हम इसका ऐसे रखेंगे इसे, और इसके कोई भी एक, इसके दो परपेंडिकुलर फेसेस है, ये वाला है और ये वाला है, कोई भी एक फेसेस से हम ये सीधी एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलरली भेज देंगे, तो उस टाइम पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा वो 45 डिग्री बनेगा, क्योंकि आपको मैं यहां बता चुका हूं डेट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो यहां पर क्या होगा, टी आई आर होगा। क्या होगा, टी आई आर। अब मैंने यहां पर ना एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, तो इससे दो रेज आ रही होंगी, एक रे ऐसी आ रही होगी, तो ये रे भी जो आ रही होगी वो सीधी ही आ रही होगी, तो इसने भी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया होगा डेट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो ये वाली रे भी टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये वाली भी टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट होके ऐसे बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ये ए बी ऑब्जेक्ट जो था, ये ए रे कहाँ मिली है हमें, देखो ये ए रे हमें मिली है यहाँ पर, और जो बी से जो आ रही थी वो मिली हमें यहाँ पर, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ दिखने लगेगा। पर यहाँ पर बस इतना देखो कि ये जो सॉरी इमेज यहाँ दिखने लगेगी, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट था वो कुछ ऐसा दिखने लगेगा, मतलब ऑब्जेक्ट 90 डिग्री से हमने इसकी रे को क्या कर दिया, डेविएट। तो जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी रे को 90 डिग्री से डेविएट कराना होता है तो हम टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म, 45 90 45 वाले प्रिज्म का यूज करते हैं और इस तरीके से इसका यूज करा जाता है। समझ में आया क्या? और ऐसे जो प्रिज्म होते हैं उन्हें हम पेरिस्कोप्स में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं, पेरिस्कोप्स में यूज करते हैं। किसमें, पेरिस्कोप्स में। क्लियर है? अब दूसरा, ठीक है, सेकंड बात आते हैं। सेकंड, टू डेविएट अ रे थ्रू 180 डिग्री। अब मुझे एक रे जो है उसे 180 डिग्री से डेविएट कराना है, तो उस टाइम पे इस प्रिज्म को किस तरीके से यूज करा जाएगा? तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इसका हाइपोटेनियस वाला फेस का यूज करते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से यूज करा जाता है इसका। इसका हाइपोटेनियस वाला फेस ऐसे रखा होता है, बाकी ये दो परपेंडिकुलर फेसेस ऐसे होंगे हमारे। अब क्या करते हैं, इसका जो हाइपोटेनियस वाला फेस होता है यहां पर रखा होगा हमारा एक ऑब्जेक्ट ए बी, एक रेस से थोड़ा ऊपर बन गया है, ये इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब इससे एक रे आ रही है हमारी ऐसे परपेंडिकुलर जा रही है, तो यहां पर जो एंगल बनाएगी वो 45 डिग्री बनाएगी, इंसिडेंस एंगल दैट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास। ठीक है, तो उस टाइम पे ये क्या हो जाएगी, ऐसी चली जाएगी। ठीक है, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसी ये रे बी पॉइंट से जो आ रही होगी ये भी सेम ऐसी टकरा के ऐसे चली जाएगी। ठीक है, फिर ये जो रे आई है ये वाली, ये टकराने के बाद यहाँ पर भी ये 45 डिग्री का एंगल बनाती है, यहाँ पर भी ये कैसा बना रही है 45 डिग्री का एंगल, क्योंकि ये भी स्ट्रेट ही आ रही है, ये स्ट्रेट आ रही थी, तो इसने भी तो 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ पर भी दोबारा से इसका हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये ऐसे बाहर आ जाती है। समझ में आया क्या? ऐसी ये रे यहाँ पर टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है और ये ऐसे बाहर आ जाती है। समझ में आया? तो हमारा जो ए से रे आ रही थी वो कहाँ मिली, यहाँ मिली, और जो बी से रेज आ रही थी वो कहाँ मिली, यहाँ मिली। तो हमने क्या किया, 180 डिग्री से डेविएट नहीं करा दिया रेज को, रेज ऐसे जा रही थी पर हमने घुमा के ऐसे ले आए, 180 डिग्री से हमारी ये रेज डेविएट हो गई। ठीक है, ये होता है हमारा टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का यूज टू डेविएट अ रे थ्रू 180 डिग्री। ऐसे जो प्रिज्म होते हैं, ऐसे प्रिज्म का नाम होता है पोरोप्रिज्म। क्या होता है, पोरोप्रिज्म कहते हैं हम। क्लियर है? ठीक है, ऐसे प्रिज्म के कहां यूज होते हैं, पेरिस्कोप्स में यूज होते हैं, और इन प्रिज्म का नाम जो हमारा 180 डिग्री पे किसी भी रे को डेविएट करा देते हैं उन्हें पोरोप्रिज्म कहते हैं। ठीक है, आते हैं थर्ड केस पे। अब थर्ड केस में क्या करना है, हमें डेविएट नहीं करवाना है, हमें बस ना इमेज ना सीधी चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, इमेज सीधी। यहां पर हम इरेक्टिंग प्रिज्म का यूज, इन्हें इरेक्टिंग प्रिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे प्रिज्म को, इरेक्टिंग प्रिज्म कहते हैं, जो कि मैं तीसरे केस में आपको बताने वाला हूं।
ठीक है, समझते हैं पहले इसे। इसमें हम क्या करते हैं, इस प्रिज्म को ऐसे रख देते हैं। अब क्यों इसे इरेक्टिंग प्रिज्म कहेंगे वो समझोगे आप। यहां पर हमें यहां पर कोई डेविएशन नहीं करवाएंगे, नो डेविएशन। थर्ड केस में कोई 90 डिग्री का कोई डेविएशन नहीं कराएंगे, 180 डिग्री से कोई डेविएशन नहीं कराएंगे। बस हम क्या करेंगे, डायरेक्शन थोड़ी चेंज करेंगे, मतलब रे ऊपर नीचे होगी। यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है हमारा जैसे ए बी, इससे रेज जो आ रही है हमारे ऐसे परपेंडिकुलर फेसेस पे, कोई भी एक परपेंडिकुलर फेसेस पे कोई एंगल बनाती हुई आ रही होंगी इस बार। ठीक है, ऐसे कोई एंगल बनाती हुई आ रही होंगी। अब ये कुछ एंगल बनाएंगी तो इनका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होके यहां पहुंचेगी। ठीक है, जैसी ये रिफ्रैक्शन होके यहां पहुंचेगी तो ये कैसी आ रही है, स्ट्रेट आ रही है। स्ट्रेट आ रही है तो क्या होगा, दोबारा से इसका टी आई आर 45 डिग्री से बड़ा एंगल बनेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका टी आई आर होगा तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होकर यहाँ गिरेगी, यहाँ पर जाएगी तो इसका फिर अब क्या होगा, अब जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा हमारा 45 डिग्री से, मतलब 42 डिग्री से बड़ा नहीं बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका रिफ्रैक्शन। क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। ऐसी यहाँ पर से रे आएगी तो कैसे चली जाएगी, रिफ्रैक्ट होकर यहाँ चली जाएगी। फिर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, टी आई आर हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो एरिया पहुंचेगी, फिर उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। अब ढंग से एक बात देखना कि जो ए से रे आ रही थी वो कहां पहुंच गई, नीचे। मतलब ए वाली रे, जो ऊपर वाली रे थी वो नीचे पहुंच गई, मतलब ए पॉइंट यहां पहुंच जाएगा। और जो बी से रे आ रही थी वो देखो कहां पहुंच गई, ऊपर। बी से जो रे आ रही है वो कहां पहुंच गई, ऊपर। तो देखो ऑब्जेक्ट मैंने सीधा रखा था तो ऑब्जेक्ट उधर तरफ जो हमें दिखा वो उल्टा दिखा। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर हमें कोई उल्टे ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसे सीधा भी तो देख सकते हैं। तो ये कैसे प्रिज्म होते हैं, हमारे इरेक्टिंग प्रिज्म होते हैं, जो कि हमें अपसाइड डाउन कर देते हैं। हमारी रेस को क्या कर देते हैं, ऊपर वाली रेस को नीचे और नीचे वाली रेस को ऊपर, अपसाइड डाउन कर देंगे। ऐसे प्रिज्म को इरेक्टिंग प्रिज्म कहते हैं। इन्हें कहाँ यूज करा जाता है, हमारे जो बाइनोक्यूलर्स होते हैं उनमें हम इरेक्टिंग प्रिज्म का यूज करते हैं। तो ये था हमारा टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ये थे उसके 3 केस, कैसा होता है, ऐसा होता है, और क्या चीजें थी इसमें वो आपको समझ में आ गई होंगी, नोट डाउन कर देना इसे। अब हमारी जो 4th एप्लीकेशन बची है वो बची है ऑप्टिकल फाइबर, वो भी इसके बाद पढ़ेंगे। तो इसे नोट डाउन कर देना, मैं सर अब कर रहा हूं। अब ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है वो भी समझते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर टीआईआर की एप्लीकेशन है, और ऑप्टिकल फाइबर की भी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, वो भी यहां पर खत्म कर लेंगे सारा। ऑप्टिकल फाइबर, अब ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो ये होते क्या हैं, तो सुनो पहले। ऑप्टिकल फाइबर्स जो होते हैं ये बहुत पतले से, बाल जितने पतले होते हैं, हेयर थिन स्ट्रैंड होते हैं, बहुत लंबे लंबे स्ट्रैंड्स होते हैं, जो कि क्वालिटी ग्लास के या क्वार्ट्ज के बने होते हैं। और उनके बाहर एक और कोटिंग होती है, एक ग्लास की कोटिंग होती है उसके बाहर एक और। ठीक है, और उसको किस लिए यूज करते हैं, उसको हम ऑप्टिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए यूज करते हैं। किसको, ऑप्टिकल फाइबर्स को। और भी कुछ चीजों के लिए यूज करते हैं, पर मोस्टली हम ऑप्टिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए इसका यूज करते हैं एज अ मीडियम। सुनो पहले इसकी डेफिनेशन सुनते हैं। अ हेयर थिन स्ट्रैंड, ये बाल जितना पतला स्ट्रैंड सा होता है। ठीक है, हेयर थिन, लॉन्ग स्ट्रैंड भी बोल सकते हो, बहुत लंबा होता है। ठीक है, मेड अप ऑफ क्वालिटी ग्लास। ठीक है, क्वालिटी ग्लास का बना होता है, सिलिका का बोल सकते हो, प्लास्टिक का बोल सकते हो, क्वार्ट्ज का बना होता है, ये भी बोल सकते हो। मेड अप ऑफ क्वालिटी ग्लास और क्वार्ट्ज। ठीक है, क्वालिटी ग्लास, क्वार्ट्ज, सिलिका, प्लास्टिक। ठीक है, एंड इट इज सराउंडेड बाय अ ग्लास कोटिंग।
ठीक है, एक ग्लास कोटिंग इसके बाहर भी मिलती है, ठीक है, ग्लास कोटिंग ऑफ स्लाइटली लोअर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, स्लाइटली लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला? ये एक बाल जैसा पतला सा स्ट्रैंड होता है, लंबा सा, जो कि क्वालिटी ग्लास का या क्वार्ट्ज का या सिलिका का या प्लास्टिक का बना होता है, और उसके बाहर एक ग्लास की और कोटिंग होती है। पर इस ग्लास की जो कोटिंग होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस क्वार्ट्ज वाले मटेरियल, जो क्वालिटी ग्लास हमने अंदर लगा रखा है, उससे थोड़ा सा क्या मिलता है, कम मिलता है। इसको किस चीजों के लिए यूज करते हैं? इसको हम यूज करते हैं टू ट्रांसमिट ऑप्टिकल सिग्नल्स, ठीक है, कुछ टू डायमेंशनल पिक्चर्स को ट्रांसमिट करने के लिए इसका यूज करते हैं। अभी तो बस इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, इसे एकदम क्लियर करते हैं, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे इसे। इसके कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स। अब 3 पार्ट्स में इसका पहला पार्ट क्या होता है? कोर। पहला पार्ट होता है कोर, ठीक है। कोर के बाद तुम्हें मिलता है इसमें क्लैडिंग, ठीक है, एक मिलता है कोर, एक मिलता है क्लैडिंग, और तीसरी चीज इसमें मिलती है बफर कोटिंग। क्या मिलती है? बफर कोटिंग। अब ये कोर क्या है, ये क्लैडिंग क्या है, ये बफर कोटिंग क्या है? तो कोर हमारा होता है जो अंदर क्वालिटी ग्लास लगा हुआ है, जो सबसे अंदर क्वालिटी ग्लास है, क्वार्ट्ज है, सिलिका का बना, प्लास्टिक का जो भी बना हुआ है, वो वही है हमारा कोर, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है, सिलेंड्रिकल कोर मेड अप ऑफ, क्या होता है? सिलेंड्रिकल कोर मेड अप ऑफ सिलिका, क्वालिटी ग्लास, ठीक है, क्वालिटी ग्लास बोल दो, क्वार्ट्ज बोल दो, ठीक है, या प्लास्टिक, ठीक है, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू1। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम न्यू1 से दिखाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं क्लैडिंग पे। तो हमारा जो कोर होता है सिलेंड्रिकल कोर, उसके ऊपर एक और कोटिंग होती है जिसे हम बोलते हैं क्लैडिंग। किसकी होती है? ग्लास कोटिंग होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? न्यू2, ठीक है। ग्लास कोटिंग, ग्लास कोटिंग है ओवर कोर, ग्लास कोटिंग ओवर कोर, कोर के ऊपर ये ग्लास की कोटिंग चढ़ी होती है। ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? न्यू2, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ये न्यू1 न्यू2 का क्या रिलेशनशिप है, इसका डायग्राम भी बताऊंगा, सारा एकदम क्लियर करेंगे ऑप्टिकल फाइबर को। फिर इसकी जो हमारी एप्लीकेशन है उसे भी क्लियर करेंगे, टीआईआर टॉपिक पूरा खत्म कर देंगे इसे आज हम। अब आते हैं बफर कोटिंग पे। अभी बफर कोटिंग क्या होती है? इसका कोई काम नहीं होता, ये बस एक टाइप की क्या है, जैकेट सी है, जो कि इन दोनों के ऊपर चढ़ी होती है, जो कि इसको क्या कर रही है? सेफ्टी दे रही है बस। वैसे इसका कोई काम नहीं है, ट्रांसमिशन में इसका कोई काम नहीं है, बस इसका काम क्या है? सेफ्टी प्रोवाइड करना। किसको? कोर और क्लैडिंग के ऊपर चढ़ी होती है, तो कोर और क्लैडिंग को वियर एंड टियर से बचा रही है। तो इसका काम क्या है? बस ये हमारी सेफ्टी दे रही है, ठीक है, प्रोटेक्ट कर रही है, सेफ्टी दे रही है, जो बोलना है बोल दो, ठीक है। ये होती है हमारी बफर कोटिंग, प्रोटेक्ट करती है किसको? कोर एंड क्लैडिंग को, जो अंदर लगे होते हैं। अब यहां देखो, सबसे अंदर होता है हमारा कोर, सबसे अंदर होता है हमारा कोर, फिर उसके ऊपर कोटिंग होती है क्लैडिंग की, ये होती है उसके ऊपर कोटिंग क्लैडिंग की, और उससे भी ऊपर चढ़ा होता है हमारा बफर कोटिंग, ठीक है। उसके ऊपर क्या होती है? बफर कोट होता है। बफर कोटिंग मतलब रबड़ का मटेरियल कुछ होगा जो कि इन दोनों को क्या कर रहा होगा? प्रोटेक्ट कर रहा होगा। ये क्या है? हमारा कोर, समझ रहे हो? ये अंदर का हिस्सा है इसका, ये कोर है, और ये इसके अंदर होगा क्लैडिंग, और सबसे बाहर क्या मिल रहा होगा हमें? बफर कोटिंग, ठीक है। ये कोर है, कोर के ऊपर यहां पर क्या होगा? हमारा क्लैडिंग होगा, ठीक है। कोर के ऊपर ये कोटिंग क्लैडिंग की है, और उसके भी ऊपर क्या होगा? हमारा बफर कोटिंग, ठीक है।
बफर कोटिंग होगी। क्लियर। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, ν1, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ν2। और यहां पर ये बात याद रखने वाली है कि क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ऑलवेज लेस देन होता है कोर। जो हमारा क्लैडिंग होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज कम रखा जाता है कोर के मुकाबले। समझ में आया क्यों कम रखा जाता है, इसे भी अभी समझते हैं। पहले आपको इसका डायग्राम समझ में आ गया कि क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर, क्लियर हो चुका होगा ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। एक पतला सा स्ट्रैंड होता है जो कि क्वालिटी ग्लास या क्वार्ट्ज का बना होता है, जिसके ऊपर हमारी एक ग्लास की कोटिंग होती है। जो अंदर होता है वो सिलिंड्रिकल कोर है, बना इन चीजों का है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये होता है। जो उसके बाहर लगा हुआ है हमारा क्लैडिंग है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है। अगर दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करें तो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है कोर के मुकाबले। तो ये चीज होगी क्लियर। अब आते हैं कि हमारा जो ये क्या है ऑप्टिकल फाइबर, इसके अंदर टीआईआर कैसे होता है। ठीक है, ये टीआईआर की एप्लीकेशन में ही तो पढ़ रहे हैं इसको हम। ठीक है, तो टीआईआर कैसे होता है तो यहां पर समझो, ये देखो ये हमारा एक समझ लो कि बस ये मैंने एक ऑप्टिकल फाइबर दिखा रखी है। अब ऑप्टिकल फाइबर है और इसके ये अंदर का कोर है, जो ये अंदर ये कोर है, और उसके ऊपर ये हमारी क्या है, क्लैडिंग है। ठीक है, ये उसके ऊपर एक क्लैडिंग है। तो ये हमारा कोर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ν1 है, और ये हमारा क्लैडिंग है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ν2 है। और हमें पता है कि ν1 इज ग्रेटर देन ν2, मतलब हमें पता है जो कोर है इट इज अ डेंसर मीडियम इन कंपैरिजन टू क्लैडिंग। मतलब कोर क्या है, डेंसर मीडियम है क्लैडिंग के मुकाबले। मतलब लाइट रे जैसी एंटर करेगी यहां पर कोर में, लाइट रे जैसी एंटर करी, मतलब हमने कोई ऑप्टिकल सिग्नल भेजा, कहां से, यहां से भेजा, क्लैडिंग मतलब कोर में भेजा, तो क्या करेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बनाएगी वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल बना दिया। और यहां पर हमारी लाइट रे जो है वो कहां से कहां जाने की कोशिश करेगी, कोर से क्लैडिंग में जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, पर जा नहीं पाएगी। क्यों, एक तो क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा ये डेंसर है वो रेयर मीडियम है, तो लाइट डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश करेगी। तो यहां पर इसका हो जाता है टीआईआर, और होता ही रहता है, होता ही रहता है, मल्टीपल टाइम रिपीटेडली होता ही रहता है। और हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है, ये फाइन, यहाँ से हमने क्या इंसिडेंट रे भेजी और ये हमें क्या मिल गई, आउटपुट रे मिल गई। और यहाँ पर एक खास बात है कि हमारी इंसिडेंट रे और जो हमारी ये आउटपुट रे मिलती है, इन दोनों की इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं होता है। मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी का कोई लॉस नहीं होता। कहाँ नहीं होता, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इंटेंसिटी का लॉस नहीं होता है। इसी वजह से ही हम ऑप्टिकल फाइबर का जो यूज होता है वो ज्यादा करते हैं ऑप्टिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। जो कोई 2 डायमेंशनल पिक्चर्स हैं उन्हें ट्रांसमिट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोई इंटेंसिटी का लॉस नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है, रिफ्लेक्शन। क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन, सारी रे टोटली रिफ्लेक्ट हो जा रही है, जितनी भी रे गई थी वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, मतलब सारी रे रिफ्लेक्ट होगी। तो कौन सी रे खोएगी, कोई सी रे का लॉस ही नहीं होगा। इंटेंसिटी जितनी भेजी थी उतनी यहां से हमें आउटपुट मिलता है। तो ये फायदा है ऑप्टिकल फाइबर का। कैसे इसके अंदर टीआईआर होता है, समझ में आया क्या, कि हमने एक लाइट रे भेजी कोर के अंदर, ठीक है, मतलब कोई सिग्नल भेजा ऑप्टिकल सिग्नल कोर के अंदर। अब कोर तो जो था वो डेंसर मीडियम था, क्लैडिंग रेयरर मीडियम था। तो हमारी जो लाइट रे थी वो डेंसर से रेयर मीडियम में आने की कोशिश कर रही थी, मतलब पहली कंडीशन टीआईआर की फुलफिल होगी। दूसरा, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो ऐसे भेजी जाती है कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। तो क्रिटिकल एंगल, सेकंड जो हमारी कंडीशन थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, वो भी फुलफिल होगी। तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स टीआईआर होता जाता है और फाइनल रे हमें मिल जाती है। ठीक है, अगर आप इस ऑप्टिकल फाइबर को बेंड भी कर दोगे ना तब भी मल्टीपल टाइम्स टीआईआर होता ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो हमने टीआईआर समझ लिया। अब ये टीआईआर समझ लिया, टीआईआर की एप्लीकेशन हमने ऑप्टिकल फाइबर अभी समझी है। अब ऑप्टिकल फाइबर की भी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, उन्हें भी समझते हैं। अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर।
अब सुनिए यहाँ पर इसकी सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो है लाइट पाइप। हमारा जो लाइट पाइप होता है वो क्या होता है, उससे पहले आप समझो, अगर मुझे इतनी बड़ी एक इमेज है, इतना बड़ा एक ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, इसमें ऐसे कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी मान लो एक अल्फाबेट लिखा हुआ है, मुझे इस ऑब्जेक्ट की इमेज चाहिए, तो एक ऑप्टिकल फाइबर मैंने ली, बस इतनी पतली होती है, क्या ये एक ऑप्टिकल फाइबर इसकी इमेज में यहां दे देगी पूरी पूरी? नहीं, ये एक ऑप्टिकल फाइबर बस इतने से हिस्से की इमेज देगी, इतने डॉट से हिस्से की, जितनी ये मोटी होगी उतनी हिस्से की ये मेरे को इमेज दे पाएगी। मतलब एक ऑप्टिकल फाइबर से मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज को नहीं बना सकता। तो वहां पर मुझे इस बड़े से ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी होगी, तो कैसे यूज करें? तो हम क्या करेंगे, वहां पर ऑप्टिकल फाइबर्स का बंडल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, मतलब बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर्स को एक साथ जोड़ दिया जाएगा, और वही जो बंडल होता है ऑप्टिकल फाइबर का, बहुत सारे होंगे जो, अब बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर्स का जो बंडल होगा उसमें क्या होगा, ये वाला ऑप्टिकल फाइबर इस हिस्से का हमें इमेज देगा, ये वाला इस हिस्से का, 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 और ऐसे इतने सारे रहेंगे कि हमें इसके अंदर सारे पार्ट्स, सारे हिस्सों की इमेज मिल जाए। और फिर फाइनल क्या करती है, इन सारी इमेजेस, जो छोटी छोटी इमेजेस बन रही हैं, इन्हें आपस में जोड़ के फाइनल इमेज हमें दे देती है, जो कि सेम टू सेम एग्जैक्ट वही होती है, बिना कोई इंटेंसिटी के लॉस के साथ। समझ में आ रहा है क्या? दोबारा से बोलता हूं, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट की इमेज चाहिए थी यहां पर, तो मैंने एक ऑप्टिकल फाइबर का अगर यूज करूंगा, तो एक ऑप्टिकल फाइबर तो इतनी ही मोटी होती है, तो वो इतने से हिस्से की इमेज देगी ना, पर मुझे तो ये पूरे हिस्से की इमेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बंडल यूज करेंगे, बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज करेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर्स को अगर हम यूज करेंगे तो हमें क्या होगा, हर एक पॉइंट की इमेज मिलने लगेगी। तो जब हम इस पूरे की इमेज एक पॉइंट्स के हिसाब से कलेक्ट कर लेंगे, और ये क्या करेगा, फाइनल ऑप्टिकल फाइबर इस एंड से वो सारे पॉइंट्स की जो इमेज होगी वो क्या कर देगा, इंटीग्रेट कर देगा, कलेक्ट करके हमें फाइनल इमेज सेम ऐसी ही दे देगा। और थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहाँ पर इंटेंसिटी का लॉस भी नहीं होता है, मतलब जो फाइनल इमेज बनेगी वो एकदम क्लियर बनेगी, कोई इंटेंसिटी का लॉस ही नहीं होगा वहां पर। ठीक है, समझ में आया? तो हमने जब एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी थी तो हमने ऑप्टिकल फाइबर यूज नहीं किया, हमने क्या यूज किया, बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। और यही ऑप्टिकल फाइबर के बंडल को बोलते हैं लाइट पाइप। क्या बोलते हैं इसे हम, लाइट पाइप। ठीक है, तो एज लाइट पाइप ऑप्टिकल fibers are used for मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन बोल सकते हो, ऑप्टिकल एग्जामिनेशन करना है किसी चीज का, तो वहां पर हम ऑप्टिकल फाइबर को एज अ लाइट पाइप यूज करते हैं। सबसे पहले यहां पर समझ लो लाइट पाइप क्या होता है। तो लाइट पाइप क्या होता है हमारा, लाइट पाइप क्या है, बंडल ऑफ, ठीक है, क्या है हमारे, बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर्स का एक बंडल बना दिया, उसे ही बोल रहे हैं हम लाइट पाइप। क्लियर हो गया क्या? तो समझ में आया लाइट पाइप क्या होता है, इट इज अ बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर्स को आपस में जोड़ दिया तो बन जाता लाइट पाइप, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट की एकदम क्लियर कट इमेज बना सकते हैं। समझ में आया क्या लाइट पाइप क्या होता है? अब आगे चलते हैं कि लाइट पाइप का कैसे मेडिकल एग्जामिनेशन में यूज होता है। तो ये लाइट पाइप को हम एक टेक्निक में यूज करते हैं, एंडोस्कोपी नाम से होती है, सुना भी होगा आपने एंडोस्कोपी के बारे में। इसमें क्या करते हैं, मुंह से, माउथ से स्टोमक तक हमारा ये लाइट पाइप को डाल दिया जाता है। ठीक है, और इस लाइट पाइप को जब ये डालते हैं माउथ से स्टोमक में, तो फिर उससे क्या होता है, उससे क्या करते हैं, स्टोमक के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट की एकदम क्लियर डिस्टिंक्ट इमेजेस बना पाते हैं, जिससे कि पता लग जाता है कि पेट में क्या प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है। ठीक है, तो एंडोस्कोपी जो हमारी टेक्निक होती है, क्या, एंडोस्कोपी। ठीक है, एंड सॉरी सही है, एंडोस्कोपी। ठीक है, एंडोस्कोपी जो होती है हमारी,
उसके अंदर हम लाइट पाइप का यूज करते हैं। माउथ से स्टोमक तक ये लाइट पाइप डाल दिया जाता है, जिससे कि उस लाइट पाइप से स्टोमक के डिफरेंट पार्ट्स की इमेजेस हमें मिल जाए, अंदर क्या प्रॉब्लम है वो पता लग जाए, जो भी चीज है। समझ में आ गया? दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। समझ में आया पहली एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर की? एज अ लाइट पाइप ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड इन मेडिकल एग्जामिनेशन, जैसे कि हमारा एंडोस्कोपी टेक्निक में इसका यूज होता है। क्लियर हो गया? सेकंड पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए या रिसीव करने के लिए यूज होता है टेलीकम्युनिकेशन में। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन मतलब टेलीफोन कन्वर्सेशंस जो होती है हमारी, उसके अंदर भी उन टेलीफोन कन्वर्सेशंस को ट्रांसमिट करने के लिए, रिसीव करने के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज करते हैं टू ट्रांसमिट और रिसीव इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स in telecommunication। ठीक है, अब आपका यहां पर मेन क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैसे ट्रांसमिट कर पा रहा है। ये तो बस ऑप्टिकल सिग्नल्स को, मतलब लाइट रे को ही ट्रांसमिट कर पाता है। टीआईआर तो लाइट रे का ही होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का कैसे हो जाएगा? तो यहां पर ये बात समझने वाली है कि यहां पर क्या करते हैं हम, ट्रांसड्यूसर्स का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ट्रांसड्यूसर्स का यूज करते हैं, जो कि क्या करती है हमारे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पहले लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती है। फिर इन लाइट सिग्नल्स का क्या हो जाता है, हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है और ये ऑप्टिकल फाइबर से ट्रांसमिट हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या रिसीव हो जाते हैं। फिर वहां जाके वापस से लाइट सिग्नल से हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करवा लेते हैं। मतलब ऐसे करके हमारा टेलीकम्युनिकेशन के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का ट्रांसमिशन हो जाता है ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से। समझ में आएगा? पहले इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम किसमें कन्वर्ट करते हैं? लाइट सिग्नल्स में, लाइट में कन्वर्ट करते हैं ट्रांसड्यूसर्स की हेल्प से। फिर इनको ऑप्टिकल फाइबर से ट्रांसमिट करवा दिया जाता है या रिसीव करवा दिया जाता है। सेकंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन जो कि आप सबको अभी तक बहुत बार रिपीट होगी, कि हमें कोई 2 डायमेंशनल पिक्चर है उसे ट्रांसमिट करना है, ऑप्टिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए भी ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज होता है टू ट्रांसमिट 2D पिक्चर्स। जैसे कि ये एक पिक्चर 2D पिक्चर ही तो थी, इसे ट्रांसमिट करवा रहा है। ठीक है, और ऑप्टिकल सिग्नल्स, कोई ऑप्टिकल सिग्नल्स है उन्हें ट्रांसमिट करवाना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कोई ऑप्टिकल सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कराना है, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? टू ट्रांसमिट 2 डायमेंशनल पिक्चर्स या ऑप्टिकल सिग्नल्स, तो वहां पर यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर का। समझ में आई क्या? ये थी हमारी एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। ऐसे इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, पर जो तुम्हारी काम की है वो यही सारी है। एंडोस्कोपी वाली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये दो भी इसकी एप्लीकेशंस हैं। समझ में आया क्या? इसके साथ हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो टॉपिक था वो उसकी एप्लीकेशंस के साथ पूरा खत्म हो जाता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।